गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो इसमें हमने ऑर्गेनिज्म और इट्स एनवायरनमेंट ये हमने कर लिया था। इसके बाद देखिए कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ एन इनवेरिएबल defined range of conditions that it can tolerate, diversity in the resources it utilizes, and distinct functions role in the ecological system. All these constitute the niche. अब नीच के बारे में हमने पढ़ा था। नीच में क्या होता है कि ये भी एक तरह की हैबिटेट होती है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो डिफरेंट रेंज को टॉलरेट कर सकता है, रिसोर्सेज को टॉलरेट कर सकता है, हर तरह के फंक्शन अरेंज कर सकता है। उसके बाद हर एक इकोसिस्टम में उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, उस ऑर्गेनिज्म का एक रोल होता है, एक पर्टिकुलर रोल होता है। तो इस सबको मिला के हो जाता है नीच। ठीक है। अब ये जो नीच है तो इसमें हमारे पास 2 टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स। तो एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में हमने यहाँ पे पहले पढ़ना है, और बायोटिक फैक्टर्स होते हैं लिविंग फैक्टर्स। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है एबायोटिक फैक्टर्स। तो फर्स्ट वन इज़ टेम्परेचर। अब देखो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट temperature is the most important ecological factor to determine the biomass of the place। जहाँ पे टेम्परेचर जो होता है एक इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें ये बताएगा कि उसमें बायोमास कैसा होगा। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे बायोमास होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है। एवरेज टेम्परेचर ऑन द लैंड वेरीज seasonally and decreases progressively from equator towards the poles and from the plains to the mountain tops। तो ये हमें पता है कि जो टेम्परेचर होता है वो इक्वेटर से अगर हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है, और अगर हम प्लेन से माउंटेन की तरफ जाते हैं तब भी टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है। और यही इट अफेक्ट्स द काइनेटिक्स ऑफ द एंजाइम्स एंड बेसल मेटाबॉलिज्म अलॉन्ग विद द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। और यही जो होता है इसी से एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो इफ़ेक्ट होती है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो वहाँ पे एंजाइम की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, एंजाइम की एक्टिविटीज़ हैं बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंजाइम्स आपको पता है इनकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और बेसल मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी के अंदर की जो चेंजेस हो रही हैं, बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं वो कैसे मेटाबोलाइज हो रही हैं, कैसे एक तरह के केमिकल्स दूसरी तरह के केमिकल्स में चेंज हो रही हैं, उनके क्या बेसिस है, उसको बोलते हैं हम बेसल मेटाबॉलिज्म। तो बेसल मेटाबॉलिज्म से फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑर्गेनिज्म के जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें ये बताएगा कि वहाँ पे बायोमास कैसा होगा, ऑर्गेनिजम्स जो होंगे उनके अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ किस तरह से चलेंगी, बेसल मेटाबॉलिज्म उनका कैसा होगा। तो ये हमें कौन बताता है, ये बताते हैं हमें एंजाइम्स। उसके बाद ऑर्गेनिजम्स। अब ऑर्गेनिजम्स दैट कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड यूरोथर्मल ऑर्गेनिजम्स। जो टेम्परेचर की वाइड रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं, जैसे कैट, डॉग, टाइगर, अपने हमारी क्योंकि बॉडी जो ये मैमल्स हैं और हम भी, हमारी जो बॉडी है उसकी एक एबिलिटी होती है, हम अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग टॉलरेट कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं। तो ये जो एबिलिटी होती है मैमल्स की, इसको बोलते हैं यूरोथर्मल, मतलब हम वाइड रेंज टेम्परेचर में काम कर सकते हैं। तो इसमें एग्जांपल आ जाता है कैट, डॉग, ये एग्जांपल इसमें आ जाएगा कैट, डॉग, टाइगर्स एक्सेट्रा। उसके बाद द ऑर्गेनिजम्स विच हैव एबिलिटी टू टॉलरेट ओनली अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, दीज आर कॉल्ड स्टेनोथर्मल। फॉर एग्जाम्पल पेंगुइन, फिश, क्रोकोडाइल। अब पेंगुइन है, पेंगुइन को अगर हम अपने इस एरिया में ले आए तो वो सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वो टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा इस टेम्परेचर को। फिश को पानी में से निकाल दो वो टॉलरेट नहीं कर पाएगी, क्रोकोडाइल है टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं स्टेनोथर्मल। तो टेम्परेचर के बेसिस के ऊपर 2 टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, यूरोथर्मल एंड स्टेनोथर्मल। ओके। नाउ नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर इज़ वाटर।
वाटर इज़ ऑल्सो अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ द अर्थ, लाइफ ऑन द अर्थ। और हमें ये पता है कि वाटर के बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो विदाउट वाटर लिव नहीं कर सकता। थोड़ी बहुत रेंज का फ़र्क हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विदाउट वाटर कोई भी एनिमल जो होगा वो सर्वाइव कर पाएगा। इवन प्लांट्स और एनिमल्स, कोई भी एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स द क्वालिटी यानी कि केमिकल कॉम्पोजिशन pH ऑफ वाटर ऑल्सो इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। क्योंकि अगर एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो बहुत, अगर स्मॉल चेंज pH में है तो उसमें ही वो सर्वाइव कर सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत इससे ज़्यादा चेंज हो जाएगी pH में या उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में थोड़ी भी चेंज हो जाएगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों फैक्टर भी वाटर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और उसके बाद साल्ट कंसनट्रेशन, सैलिनिटी, पता ही है तुम्हें कि सैलिनिटी वाटर सैलाइन होगा तो उसमें भी पर्टिकुलर एनिमल्स ही रह सकते हैं। जैसे सैलाइन फ़िश अलग होती हैं, फ्रेश वाटर फ़िश अलग होती हैं। तो सैलिनिटी जो होती है, साल्ट की कंसनट्रेशन है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और उसमें भी रेंज का फ़र्क होता है। जैसे सैलिनिटी को हम मेजर कैसे करते हैं, सैलिनिटी को हम पार्ट्स पर 1000 या पार्ट्स पर मिलियन हम इनको मेजर करते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें देखो दिया हुआ है मेजर्ड इन सैलिनिटी, हमें ये दिया हुआ है देखो, measured in salinity in the form of less than 5 in the inland water and 30 to 35 in the sea water। मतलब सी वाटर में बहुत ज़्यादा रेंज का फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि सी वाटर में हमारे पास कौन से होते हैं, हाइपर सैलाइन लेगून्स होते हैं। हाइपर सैलाइन लेगून्स का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा सैलाइन वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं। हाइपर सैलिन, हाइपर मीन्स होता है ज़्यादा, सैलाइन मीन्स होता है सैलाइन सॉल्ट वाटर, और लेगून्स होते हैं वाटर बॉडीज़। ठीक है, तो हाइपर सैलाइन लेगून्स में भी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उनको फ्रेश वाटर में डाल देंगे तो वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ओके, उसके बाद देखो फिर आगे वही है कि जो ऑर्गेनिजम्स वाटर की सैलिनिटी की रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं यूरोहेलाइन। यूरोहेलाइन, वो यूरो थर्मल था, थर्मल मतलब टेम्परेचर, और हेलाइन है यहाँ पे। हेलाइन का मतलब होता है कि जो साल्ट में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, जो सैलिनिटी को थोड़े बहुत कैन टॉलरेट कर सकते हैं, वाइड रेंज पे टॉलरेट कर सकते हैं, तो इसमें सालमोन वगैरह आ जाती हैं, और हेड हॉक फिशेस, सालमोन वगैरह जो होती हैं, और उसके बाद ये हिसिंग वगैरह वाली जो फिशेस होती हैं वो इसमें टॉलरेट कर सकती हैं। उसके बाद द ऑर्गेनिजम्स विच हैव द एबिलिटी टू टॉलरेट ओनली अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी आर कॉल्ड स्टेनोहेलाइन। स्टेनोहेलाइन, इसमें गोल्ड फिश है, ये फ्रेश वाटर फिश है। अगर हम इसको हम हेलाइन वाटर में डाल देंगे, हेलाइट वाटर में डाल देंगे, ये खत्म हो जाएगी, सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ऐसे ही हेड हॉक है, मैरीन वाटर फिश चाहिए, और अगर हम इसको फ्रेश वाटर में डाल देंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से ये हमारे पास हो गया वाटर। अब नेक्स्ट वन इज़ लाइट। लाइट सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो लाइट क्या है कि लाइट में प्लांट जो होते हैं, प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सम प्लांट्स आर अडेप्टेड टू लो लाइट कंडीशंस बिकॉज दे आर ओवरशैडोड बाय द टॉल कैनोपी ऑफ द ट्रीज। अब तुमने देखा होगा बहुत बड़े बड़े जंगल होते हैं, तो उसमें कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, मतलब वो उन बड़े बड़े प्लांट्स में नीचे की तरफ होंगे, तो जब थोड़ी थोड़ी उनके अंदर प्लांट्स के अंदर से छन के लाइट आती है, थोड़ी थोड़ी, जो नीचे कैनोपी पे होते हैं, लोअर कैनोपी पे होते हैं, तो वो भी सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको कम लाइट चाहिए। तो जो लो इंटेंसिटी को गेन करने वाले प्लांट्स होते हैं वो हमेशा वो कहाँ पे होते हैं, वो लोअर पार्ट्स में होते हैं। ठीक है, तुमने 7th क्लास में पढ़ा हुआ है डिफरेंट कैनोपीज ऑफ द ट्रीज़, तो उसमें हमने कहीं पढ़े थे मतलब हमने पढ़े थे एक लो हाइट वाले प्लांट्स थे जो बिल्कुल लोअर फ्लोर लेयर पे होते हैं, उससे थोड़े से ऊपर थे, फिर उससे ऊपर थे, फिर उससे ऊपर थे। तो इस तरह से ये होता है लाइट की कंडीशंस के ऊपर सर्वाइव करने वाले प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जैसे
Flowering in some plants occur only in the presence of critical daylight called the photoperiodism. इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोपीरियोडिज्म. इसमें क्या होता है कि फ्लावरिंग जो होती है वो एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी में होती है. तो दोपहर के टाइम में जब क्रिटिकल डे लाइट होती है दोपहर के टाइम में, तो उस टाइम पे उनके अंदर फ्लावरिंग होती है. तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोपीरियोडिज्म. उसके बाद कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो भी लाइट से बहुत सेंसिटिव होते हैं और उनको डायर्नल और सीजनल वेरिएशंस इन लाइट इंटेंसिटी होती है कहते हैं. ठीक है. उसके बाद द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट एंड द लैंड इज क्लोजली रिलेटेड टू द टेम्परेचर एज द सन इज द सोर्स ऑफ बोथ यूवी कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सनलाइट इज हार्मफुल टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब देखो सनलाइट में हमारे पास क्या होता है, एक तो विजिबल लाइट होती है, एक विजिबल लाइट है, एक इंफ्रारेड लाइट है और एक है यूवी लाइट. विजिबल लाइट में सब कुछ नज़र आता है. इंफ्रारेड रेडिएशंस जो होती हैं वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो होती हैं वो सिर्फ एक आध स्पीशीज़ को छोड़ के बाकी सबके लिए हार्मफुल होती है, एनिमल्स के लिए भी प्लांट्स के लिए भी. तो इसीलिए तो अडेप्टेशन है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ओजोन लेयर है तो वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है. और उसके बाद हमारा लास्ट जो फैक्टर आता है वो है सॉइल. टाइप्स ऑफ सॉइल depend upon the climate, weathering process, whether soil is transported or sedimentary and how soil development occurred. सॉइल जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करती है सबसे पहले वो डिपेंड करेगी क्लाइमेट के ऊपर. उसके बाद वो डिपेंड करेगी वेदरिंग के ऊपर. उसके बाद वो डिपेंड करेगी वेदरिंग प्रोसेस के ऊपर. वेदरिंग वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से सॉइल की फॉर्मेशन होती है और उसके बाद फिर वो सॉइल वहाँ से ट्रांसफ़र होकर कहाँ पे सेडिमेंट हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है सॉइल की नेचर. ठीक है. सॉइल कॉम्पोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन डिटर्मिन द परकोलेशन ऑफ द वाटर एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. अब जैसे तुमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में कि अगर क्लेई सॉइल है तो क्लेई सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है. अगर सैंडी सॉइल है तो उसमें वाटर ड्रेनेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है. और अगर एल्यूवियल सॉइल है तो उसमें क्या होता है, उसमें ना तो बहुत ज़्यादा ड्रेनेज हो सकती है और ना ही बहुत ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है. तो ये वाली जो सॉइल होती है एल्यूवियल सॉइल, ये सबसे बेस्ट सॉइल होती है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. ठीक है. उसके बाद पीएच, मिनरल कॉम्पोजिशन और टोपोग्राफी होता है नेचर. ये सब डिपेंड करता है, इसी से पता चलता है कि वहाँ पे उस एरिया में कैसी वेजिटेशन होगी. जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया कि एल्यूवियल सॉइल जो होती है वो बेस्ट होती है, एल्यूवियल सॉइल होती है फॉर ग्रोइंग क्रॉप बेस्ट होती है क्योंकि इसके अंदर ग्रेन साइज़ भी पर्टिकुलर होता है, पीएच वैल्यू भी सही होती है, मिनरल कॉम्पोजिशन भी ज़्यादा होती है, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और ड्रेनेज दोनों जो होती है ये मीडियोकर होती है, मीडियम होती है. तो इसलिए ये सॉइल जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है. तो ठीक है, आज आपने इतना ही पढ़ना है और नोट्स में से अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना है और उसके बाद ये वीडियो देख के मेरे को रिस्पांस देना है कि आप लोगों को समझ आया या नहीं आया. ओके स्टूडेंट्स.